हेलो फ्रेंड्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारा इंडियन हिस्ट्री तक का पोर्शन सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारे राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन। राजस्थान हिस्ट्री में पोर्शन शुरू करते हैं हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से। राजस्थान एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे को टॉपिक में 4 सिविलाइजेशन दे रखी हैं और उन चारों को ही करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अच्छे तरीके से हमारे को जो है सिलेबस दे रखा होता है और इससे आसानी हो जाती है कंप्लीट करने में। तो सिलेबस अच्छे से देख लेते हैं। कालीबंगा, अहर, गानेश्वर और बैराट, ये 4 सिविलाइजेशंस केवल हमें करनी है पूरे एंशिएंट राजस्थान हिस्ट्री में से। अब इनको अपन देखते हैं। अब क्या होता है कि ये जितनी भी सिविलाइजेशंस है ये मिट्टी के ढेरों के नीचे दब गई थी। हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक इनको एक्सकवेट नहीं किया गया अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये किस्सा शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले इंडिया की अगर बात करें तो हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सोचते थे कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है ना वो सबसे पुराना पीरियड है, उससे पहले का कुछ भी नहीं है हमारे पास। और ऋग्वैदिक पीरियड जब हमने ऋग्वेद को पढ़ा और उसके अंदर जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन कर रखा था समाज का और चीज़ों का, पॉटरीज वगैरह का, वो चीज़ें जब हमारे को मिली हिस्ट्री में और उनका हमने कार्बन डेटिंग करी तो उससे पता लगा ऋग्वैदिक पीरियड 1500 बीसी से पहले का नहीं है, यहां से शुरू होता है और लगभग 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक पीरियड जाता है। इसके बाद में आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो हम मानते थे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हमारी हिंदू सभ्यता है, वो ज्यादा से ज्यादा इतनी पुरानी है। लेकिन हुआ क्या, शुरुआत होती है रेलवे लाइन से। जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। पाकिस्तान, आज के टाइम में जो पाकिस्तान है वो उस वक्त इंडिया का ही पार्ट था, तो वहां पे पाकिस्तान के अंदर लाहौर से मुल्तान की एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। 2 स्कॉटिश इंजीनियर्स थे, जॉन और विलियम ब्रंटन। ठीक है, तो जब वो दोनों भाई वहां पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो रेलवे ट्रैक को सपोर्ट देने के लिए ईंटें चाहिए थी खूब सारी। एक ट्रैक बिछाना चाहते थे, ईंटों की उसकी जरूरत थी। अब उन लोगों ने क्या किया, वहां पे जो कारीगर थे उनसे पूछा कि भाई ईंट कहाँ मिल सकती है यार, ये जो ईंटें चाहिए और अपन को ट्रैक अच्छे से मजबूती देनी है ट्रैक को। तो वहाँ के मजदूरों ने, जो वहीं के लोकल निवासी थे, उन्होंने बोला हाँ यहाँ पास में एक गाँव है, वहाँ पे मिट्टी के ढेर के नीचे खूब सारी ईंटें पड़ी है। तो बोला वो तो ऐसे ही कमजोर सी होंगी। बोला क्या बात करते हो कमजोर, वो तो बहुत मजबूत है, ऐसी कमजोर ईंटें नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है तो चलो ले आओ, मंगवाओ यार, फ्री में मिल रही ईंटें, क्या जाता है। और वो ईंटें मंगवा, ईंटों की क्वालिटी इतनी बढ़िया, ईंटों के सबके बढ़िया डायमेंशन, सबके सेम डायमेंशन। तो उन्होंने आश्चर्य करा यार ये आ कहाँ से रही है। पर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम आर्कियोलॉजिस्ट तो है नहीं, हम इतना क्या दिमाग लगाएं, अपने आगे काम शुरू करते हैं। और उन्होंने उन ईंटों का इस्तेमाल करके रेलवे लाइन बिछा दी। पर उन्होंने खास चीज जो करी वो ये थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आगे भेज दिया कि भाई ऐसी ऐसी कोई बात है और हमें है ना यहाँ पे ईंटें मिली एक जगह पे, यहाँ पास का एक इलाका था वहां से। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो होता क्या है, उस वक्त कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आज तो है ना, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के एक बंदे थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे, इनको बहुत इंटरेस्ट रहता था, बुद्धिज्म में इनकी खास रुचि थी। तो ये गांव गांव जाते रहते थे इंडिया के और कुछ ना कुछ खोजते रहते थे, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे। तो उस वक्त जो वायसराय थे इंडिया के, वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। उनके ऑर्डर से उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया और उसके जो पहले डायरेक्टर बने, पहले हेड बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बनाया गया 1861 में। और उसके जो पहले हेड बने वो बोले अलेक्जेंडर कनिंगम। और यहां से शुरू हो जाता है। आगे जाके लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्यादा फ्री कर दिया था, ज्यादा पावर दे दी थी और इसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया था। अब इसके बाद में क्या होता है, जब इसके डायरेक्टर आगे जाके 1920s में जॉन मार्शल बनते हैं। जॉन मार्शल नाम का एक आदमी था, वो जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बनते हैं।
अब उनकी नजर जो है इस रिपोर्ट पर पड़ती है, जो उन स्कॉटिश इंजीनियर्स ने भेजी थी रेलवे ट्रैक बनाने वाली। तो वो क्या करते हैं, दयाराम साहनी को भेजते हैं। ठीक है, दयाराम साहनी को भेजते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं दयाराम सैनी को। और दयाराम सैनी जी आके जब वहां पे पास में आके एक्सकेवेशन शुरू करते हैं तो वो देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं। 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई एक सभ्यता जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, पूरी की पूरी एक नई सिविलाइजेशन जिसके बारे में हिस्ट्री की किताबों में कहीं उल्लेख ही नहीं है, जहां पे जो शब्द लिखे हुए हैं, जो लेटर्स यूज की स्क्रिप्ट यूज करी गई है, वो ऐसी है जिसके बारे में ना पहले किसी ने सुना है ना किसी ने देखी है, जमीन के अंदर दब गई वो। और जब एक्सकेवेट किया गया उसको ढंग से बिल्कुल प्रॉपरली एक ब्रश से ऐसे हटा हटा के मिट्टी को धीरे धीरे मिट्टी को हटा हटा के पूरी सिटी खोदी गई, तो 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई। और इतनी डेवलप्ड सभ्य था कि उस वक्त वहां पे इंडिया में भी ऐसे टाउन्स नहीं थे इतने डेवलप्ड, राइट एंगल पे, बिल्कुल राइट एंगल पे डिवाइडेड सिटीज ऐसे, और घरों के अंदर अपना खुद का इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, जो कि सिटी की जो स्ट्रीट्स हैं उसके बड़े ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है, जो ब्रिक्स यूज करी हैं इतनी मजबूत और सारी की सारी सेम डायमेंशन की, 1:2:4 सिमिलर डायमेंशन की सारी ब्रिक्स, और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा, हर स्ट्रीट के नीचे से एक ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है जिसको ऊपर से मैन होल से ढका हुआ है, इतना ज्यादा अच्छा। मतलब उस वक्त लोगों को हाथ धोने की सुध नहीं थी, वहां पे इन लोगों ने इतना हाईली डेवलप्ड ग्रेनरीज, वाटर टैंक, ये सब कुछ डेवलप कर रखा। तो वो चौंका, यार क्या गजब की चीज है। और जस्ट इसके एक साल बाद ही मिस्टर बैनर्जी ने (1922) में एक और सिटी एक्सकेवेट करी, एक और सिटी उन्हें मिल गई, और ये वाली जो सिटी थी वो फर्स्ट सिटी से लगभग 370 किलोमीटर दूर। पर गजब की चीज ये कि इन दोनों सिटीज में हाईली सिमिलैरिटी देखने मिली, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी। जो ईंटों के डायमेंशन थे वो सेम थे, राइट एंगल पे कट रही हैं, ग्रेनरी सेम है, सील्स जो मिली है वो सेम है, और जो वेट मेजरमेंट की टेक्निक्स मिली है वो सेम है, जो राइटिंग्स मिली है, जो सील के ऊपर चिन्ह मिले हैं वो सेम है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों सिटीज ट्विन सिटीज हैं, आपस में इन दोनों सिटीज के लोगों में कुछ ना कुछ तो कॉमन था। तो जो पहली सिटी थी जो दयाराम सैनी जी ने एक्सकेवेट करी थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा, जिसके नाम पे आगे जाके इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है, क्योंकि ये वो पहली सिटी थी जो कि एक्सकेवेट हुई थी। दयाराम सैनी जी ने 1921 में करी हड़प्पा को, और बैनर्जी में 1922 में करी मोहनजोदाड़ो को। माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग होता है माउंड ऑफ द डेड। और 370 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज की इन दोनों सिटीज को ट्विन सिटीज बुलाना पड़ गया, तो ये गजब की बात थी। अब फिर उन्होंने समझ लिया कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल ये दो सिटीज हो इतनी दूर में, जरूर यहाँ पे पूरा का पूरा एक ढांचा मिलेगा हमारे को, एक कनेक्शन मिलेगा, एक पूरा वेब ऑफ सिटीज मिलेगा जो कि हाईली आपस में कनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू चल रही होंगी, कमर्शियलाइजेशन इनके अंदर हो रहा होगा। जब यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में देखा कि भाई इनका स्विमिंग पूल है अलग, स्विमिंग पूल में नीचे जो ईंटें यूज करी गई हैं वो अलग टाइप की है, वहां अलग टाइप की है, पानी का रिसाव नहीं होता। यहाँ पे इतनी हाईली जो वैक्स टेक्निक यूज करके, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करके मूर्तियां बनाई हुई है, त्रिभंगा पोजीशन के अंदर वो डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिल रही है। यार ये तो हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये बात तो पक्की है कि केवल ये दो सिटीज ही नहीं है, और भी मिलेंगी। और ये जो पहली वाली थी ये इंडस रिवर के आसपास मिली है, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाने लग गए। तो इन्होंने इंडस वैली के आसपास ही ढूंढना शुरू किया और खूब सारी साइट्स इनको मिलना शुरू हो गई। अब आगे जाके जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज बन गए, पार्टीशन हो गया, तो मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स पाकिस्तान की साइट थी,
इंडिया की साइड कोई थी नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया यार ऐसा तो रहा नहीं होगा कि उन्होंने लाइन बना के किया होगा कि इधर ही रखेंगे इधर नहीं रखेंगे, तो इंडिया के साइड पे उन्होंने ढूंढना शुरू किया और एक के बाद एक खूब सारी सिटीज मिली। हरियाणा में रोपड़ मिल गई, राखीगढ़ी मिल गई, बानावली मिली, फिर राजस्थान में आते आते कालीबंगा मिली, और गुजरात में आते आते तो बात ही छोड़ो, गुजरात में नदियों का अच्छा नेटवर्क था, साथ ही साथ कोस्टल एरिया भी था। तो ओवरऑल लगभग 350 साइट्स जो मिले, जिनमें से 200 साइट्स तो गुजरात में मिल गई, लोकथल, धोलावीरा, ऐसे करके। तो उनको बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पता लगा कि इतना डेंस नेटवर्क है सिटीज का, तो पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया था, क्योंकि इंडस वैली के आजू बाजू मिली थी सिटीज। लेकिन उन्होंने बाद में देखा, जैसे कालीबंगा है, अब कालीबंगा घग्गर रिवर के आजू बाजू है, ठीक है ना, घग्गर रिवर के पास है। लोथल जो था वो भोगावा रिवर के पास है। यहाँ यूपी में आलमगीरपुर में मिली, ठीक है, वो अलग नदी के पास थी। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिली अपन को मांडा जो साइट मिली जम्मू कश्मीर में, वो चेनाब रिवर के पास थी। तो ऐसे में केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना सही नहीं है, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पॉपुलर हो चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर नेम जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा ऐसी साइट थी जो सबसे पहले मिली और वो सेंटर थी। बाकी साइट्स डेवलप्ड थी, लेकिन हड़प्पा वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड साइट में से एक थी। हड़प्पा खासकर मोहनजोदाड़ो, ये दोनों। तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन खासकर हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्ड यूज करना ज्यादा सही रहेगा। अब क्या होता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वहां पे जो कुछ भी मिलने लगा ना, उसको अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन को रेफरेंस लेके चलने लग गए। जैसे क्रिश्चियन लोगों ने पूरी दुनिया पे राज किया, ठीक है, इस कारण से आज के तारीख में जो डेटिंग होती है, उनके भगवान, क्रिश्चियंस के भगवान जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, बिफोर क्राइस्ट और एडी, ऐसे करके करते ना। तो उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट से भी बहुत साल पहले, लगभग 4500 बीसी से 4000 बीसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहां की जो सिविलाइजेशन थी ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसको हम इसके आधार पर नहीं बता सकते ना, तो यहां पे हमने क्या शुरू कर दिया, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो उनकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हो गई, जो इसके बाद में डेवलप हुई वो लेटर हड़प्पन फेज वाली सिविलाइजेशन हो गई, और जो इससे पहले डेवलप हो गई थी, इससे भी पुरानी कुछ सभ्यताएं मिली जो इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन हड़प्पन से भी पुरानी कुछ सभ्यताएं मिली, ठीक है। तो वो जो सभ्यताएं मिली उनको हमने नाम दे दिया प्री हड़प्पन सिविलाइजेशंस। तो ऐसे करके ये पूरी सिविलाइजेशन जो है, इनको इस तरीके से डिमार्केट कर रखा था अलग अलग टाइम पीरियड्स में, ठीक है। तो अब हम अपने कोर्स पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन कालीबंगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, थर्ड लार्जेस्ट बोलेंगे। फर्स्ट नंबर पे राखीगढ़ी आती है, सेकंड नंबर पे धोलावीरा आती है, और थर्ड नंबर पे जो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है हड़प्पा की, वो आती है अपनी ये कालीबंगा आती है थर्ड नंबर पे, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट है। अब इसमें खास बात क्या थी, कालीबंगा को जब एक्सकेवेट किया तो अलग अलग लेवल्स पे किया, कि भाई पहले एक्सकेवेट किया, उन्होंने देखा कि यार एक बार हमने कर दिया एक्सकेवेट, लेकिन कुछ चीजें रह गई, दूसरी बार किया, ऐसे 5 लेवल्स पे अलग अलग जाके उसको एक्सकेवेट किया। तो जब 5 लेवल में अलग अलग बार जाके उसको एक्सकेवेट किया, तब जाके पता चला कि ये केवल हड़प्पन साइट ही नहीं है, ये प्री हड़प्पन साइट भी है। जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, उससे भी पहले से कालीबंगा में लोग रह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुरानी है। हड़प्पा की साइट पे ऐसी एक भी चीज नहीं मिली जिसकी लास्ट टू लास्ट सबसे पुरानी चीज जो मिली ना, उससे भी ज्यादा पुरानी चीजें कार्बन डेटिंग से कालीबंगा में मिल गई है। तो इससे ये पता चलता है कि कालीबंगा जो है वो प्री हड़प्पन भी है, ठीक है। अब प्री हड़प्पन थी और मस्त लोग रह रहे थे, हड़प्पा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब वहां पे कुछ हुआ होगा, अर्थक्वेक वगैरह आया होगा, कुछ ऐसे कैलेमिटी आई होगी कि वहां पे सब लोग खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई, तब वहां पे भी लोग आके कालीबंगा में आके लोग बस गए हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी एक साइट बन गई, तो वहां पे हड़प्पन टाइम के भी मिल जाते हैं अवशेष। तो ये प्री हड़प्पन साइट भी है,
हड़प्पन साइट भी है, और इसके बाद में फाइनली जब लेटर फेज आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जब डिक्लाइन आने लग जाता है, जब वैदिक पीरियड धीरे धीरे आने लग जाता है, तो इसके बाद यहाँ पे पोस्ट हड़प्पन साइट के भी कुछ अवशेष मिलते हैं। तो ये देखिए कि कालीबंगा कितने लंबे पीरियड तक टिकी थी, कि यहाँ पे प्री हड़प्पन अवशेष भी मिलते हैं, हड़प्पन अवशेष भी मिलते हैं, और पोस्ट हड़प्पन अवशेष भी मिलते हैं। अब ये सब कुछ देखते हुए हम आगे शुरू करते हैं कालीबंगा के साथ, और इसको अब हम डेप्थ में देखते हैं। कालीबंगा, सबसे पहले कालीबंगा। अब कालीबंगा नाम आपको इतनी देर से सुनने में आ रहा होगा, कालीबंगा कालीबंगा क्यों बोल रहे हैं? कालीबंगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब एक्सकवेशन किया था ना, तो ब्लैक बैंगल्स खूब सारी मिली थी। ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स का मतलब क्या होता है? काली चूड़ी, ठीक है। तो काली चूड़ियां इतनी सारी मिली वहां पे उन लोगों को, इसलिए इस साइट का नाम ही कालीबंगा रख दिया। खूब सारी काली चूड़ियां मिली थी वहां पे इन लोगों को। यहाँ के लोग क्या थे, फैशन को लेके बहुत ज्यादा जागरूक थे। कपड़े वगैरह ये वगैरह सब कुछ ऐसे अच्छे से बीड्स वगैरह, नेकलेस, रिंग्स और ये सारी चीजें पहनते थे, आर्मलेट्स वगैरह। तो चूड़ियां खूब पहनते होंगे वहां पे लोग, तो इसलिए खूब सारी काली चूड़ियां मिली थी, इसलिए इस साइट का नाम ही कालीबंगा रख दिया, ठीक है। तो ब्लैक बैंगल्स के कारण इसका साइट का नाम कालीबंगा पड़ गया। अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। आज की तारीख में अगर बात करें तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, और घग्गर रिवर, जिसको एक टाइम में सरस्वती बोला जाता था ना, सरस्वती रिवर आज तो एक्सटिंक्ट हो गई, वो अंडरग्राउंड चली गई है, अब अपर सरफेस पे नहीं रही है। तो आज के टाइम में घग्गर रिवर पर पाई जाती है ये, और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के तारीख में सिचुएटेड है। सरस्वती रिवर वैली बोला जाता है, लेकिन आज के टाइम में घग्गर रिवर उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 4000 BCE, 4000 बिफोर क्राइस्ट, इतने साल पुरानी है ये, ठीक है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज्यादा ओल्डर है ये, मतलब प्री हड़प्पन साइट है ये, जो मैं कह रहा था, ठीक है। ये क्या है? प्री हड़प्पन साइट है, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, उससे भी पहले से यहाँ पे लोग रह रहे थे। ये 4000 BCE पुरानी है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन अराउंड 4000 BCE से 3500 BCE तक की जाती है। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ क्यों, मतलब डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी? तो सबसे पहली बार अगर इसकी किसी ने डिस्कवरी करी ना कि यार यहाँ पक्का कोई साइट है, एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, बस ऊपर ऊपर से डिस्कवरी हो गई कि यार यहाँ पक्का कुछ तो है यहाँ पे, कि इस साइट पे पक्का यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपन को शायद मिल सकता है। तो वो थे LP टेसिटोरी, एक फॉरेनर थे, और इन्होंने यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उस वक्त के जाने माने, इन्होंने नहीं करी थी। इंडिपेंडेंस के बाद में 1952 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था, ठीक है, उसमें जब डेवलपमेंट करना शुरू किया और अलग अलग साइट्स पे जब इन्होंने शुरू किया, तब इसको ढंग से डिस्कवर किया था कि हाँ यार यहाँ पे पक्का कोई साइट है और यहाँ पे अच्छे से एक्सकवेशन करने का जरूरी है बहुत ज्यादा। तब वहां पे अमलानंद घोष जी ने इसको एक्सकवेट किया था। तो ये दोनों नाम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन LP टेसिटोरी ने, और पोस्ट इंडिपेंडेंट डिस्कवरी करी थी अमलानंद घोष जी ने। अब डिस्कवरी तो हो गई, पर एक्सकवेशन करे बिना पता कैसे चलेगा कि भाई साइट किसकी है, कार्बन डेटिंग कैसे होगी, सिटी कैसी थी, डेवलप्ड थी या नहीं थी, नाम कैसे निकालेंगे? एक्सकवेशन करेंगे तभी तो काली चूड़ियां मिलेंगे, तभी तो इसका नाम कालीबंगा रखेंगे। तो इसका एक्सकवेशन करने पे आ गए। तो 1961 से 1969 के बीच में इसका एक्सकवेशन करा गया था अलग अलग लोगों द्वारा। BB लाल, BK बालकृष्ण थापर, MD खरे, JV जोशी, KM श्रीवास्तव एंड SG जैन, ये सारे नाम आपको याद रखने। लेकिन BB लाल और BK थापर का नाम तो आपको जरूर जरूर याद होना ही होना चाहिए। ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे भी याद ना हो तो BB लाल और BK थापर जी का नाम जरूर याद रखना, BB लाल और BK थापर। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा एक्सकेवेशन बाय MD खरे, इसके अलावा MD खरे ने इसका जो एक्सकेवेशन करा था, ये भी नाम याद रखना, क्योंकि जब लेवल्स की बात आती है ना, इनिशियली एक्सकेवेशन इन्होंने किया, जब लेवल्स पे किया, मैंने बताया 5 अलग अलग लेवल्स पे जाकर इसका एक्सकेवेशन हुआ था, तो अलग अलग लेवल्स पे एक्सकेवेशन इसका MD खरे जी ने किया था।
तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो इन्होंने 5 अलग अलग लेवल पे जाकर इसका एक्सकेवेशन किया। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे जो एक्सकेवेशन किया वो तो प्री इंडस मिला, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से पुरानी साइट्स मिली। और जब थर्ड से फिफ्थ लेवल पे जब एक्सकेवेशन किया तब इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी मिली, मतलब उस टाइम पीरियड की मिली। ठीक है, तो फर्स्ट से 2 लेवल ऑफ एक्सकेवेशन जब किया तो प्री हड़प्पन मिला। ठीक है, 3 से 5th जब इन्होंने लेवल ऑफ एक्सकेवेशन किया तो इनको हड़प्पन मिला। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखनी है इंफॉर्मेशन। अब जब इन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेवल का किया था ना, तो इनको वहां पे क्या मिला, कुछ खास चीजें मिली। फर्स्ट और सेकंड लेवल पे इनको एक तो मिला, फर्स्ट और सेकंड लेवल ऑफ एक्सकेवेशन जब इन्होंने किया था एक्सकेवेशन इन्होंने जब किया था तो उनको साउथ वेस्ट कॉर्नर में वहां पे उनको मिला एक प्लोड फील्ड। प्लोड फील्ड मतलब एक खेत जो कि जोता हुआ था, जुता हुआ खेत मिला। और वहां पे कुछ ऐसे इनको प्रूफ मिले जिससे इनको पता चल गया कि यहां पे डबल क्रॉपिंग होती है, मतलब एक ही टाइम में 2-2 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, डबल क्रॉपिंग। अब कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है यहां पे, एक तो हो जाएगा वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, कॉटन, ये चीजें यहां पे उगाई जाती थी। राइस उगाई नहीं जाएगी, कॉमन सेंस है, राइस के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कालीबंगा राजस्थान में था, ज्यादा पानी मिलेगा नहीं, तो यहाँ के टेम्परेचर के अनुसार जो नेटिव क्रॉप्स थे वो थे वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम और कॉटन। तो ये चीजें यहाँ उगाई जाती थी। फर्स्ट से सेकंड लेवल के एक्सकेवेशन में प्लोड फील्ड में आपको ये मिला। ठीक है, अब आगे जब बात करते हैं थर्ड से फिफ्थ में क्या मिला, तो थर्ड से फिफ्थ लेवल ऑफ एक्सकेवेशन में जब इन्होंने किया तो इनको मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फीचर्स थे ना वो मिले इनको। वो क्या थे, वो थे एक तो जो सिटी थी, जो थर्ड और फिफ्थ लेवल में जो पूरा एरिया था वो 2 भागों में डिवाइडेड था। ठीक है, वेस्ट में तो सिटाडेल था। सिटाडेल मतलब अपरेस्ट प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया गया एक इंपॉर्टेंट टाउन का पार्ट। ठीक है, जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरी सिटी है। ठीक है, अब इस सिटी में ये हाइट पे है ये, और ये बची हुई सिटी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये सिटाडेल था और ये था लोअर टाउन। ठीक है, तो इनको क्या क्या मिला, एक तो सिटाडेल मिला और एक मिला लोअर टाउन। ठीक है, अब सिटाडेल किसके लिए था, ये अमीर लोगों के लिए था। यहां पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, खूबसूरत बिल्डिंग्स थी। और ये किसके लिए था, ये था लेबर लोगों के लिए, लेबर क्लास के लिए, और ये रूलिंग एलिट्स या फिर व्यापारी वर्गों के लिए था। तो इस तरीके से पूरी सिटी जो थी, यहाँ पे इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन के और भी जो फीचर्स हैं जो आपने इंडियन हिस्ट्री में एनसीईआरटी में पहले पढ़े होंगे स्कूल में, कि राइट एंगल पे डिवाइडेड थी स्ट्रीट्स जो थी, और ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, ब्रिक्स कैसी थी, वो सारे फीचर्स जितने भी आपने पढ़े वो सारे यहाँ पे इनको थर्ड और फिफ्थ लेवल में मिल गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं सिविलाइजेशन टाइप। ठीक है, तो इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। वैसे तो क्या होता है कि कॉपर एज सिविलाइजेशन जो होती है वो पुरानी होती है, कॉपर एज आती है, फिर उसके बाद ब्रोंज एज आती है। क्योंकि ब्रोंज जो है ना, कॉपर तो क्या है, मेटल है, कॉपर एज पहले आती है फिर ब्रोंज एज आती है, लेकिन ब्रोंज जो है वो एलॉय है। तो एलॉय भी किसका है, कॉपर का और टिन का। तो कॉपर और टिन को मिलाओगे तब जाके ब्रोंज बनेगी। तो जब तक आपके पास कॉपर अच्छे से नहीं आ जाता तब तक आप ब्रोंज कैसे बना सकते हो। तो हमेशा कॉपर सिविलाइजेशन पहले आती है और उसके बाद में डेवलप हुई गई थी कुछ ब्रोंज सिविलाइजेशन। पर कभी कभार ऐसा होता है कॉपर सिविलाइजेशन से इतनी हाईली डेवलप्ड थी
कि हम देखते हैं कि ब्रोंज सिविलाइजेशन में भी इतना डेवलपमेंट नहीं मिलता। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का जो टाउन था उसमें कितने राइट एंगल पे सिटी, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज पैटर्न सब कुछ अच्छे से इन्होंने तैयार कर रखा था। आज भी हम हमारी सिटीज को देखते हैं, गांव में कहीं जगह जाते देखते हैं तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता जितना उस जमाने में मोहनजोदाड़ो में था। तो टाइम तो वो पहले था लेकिन सिटी वो हमसे ज्यादा डेवलप थी ना, एक तरीके से ये कह सकते हैं ना। तो वैसे ही कॉपर एज होता है, उसके बाद ब्रोंज एज आता है। तो ये ब्रोंज एज का माना जाता है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि प्री हड़प्पन जो इसके अवशेष मिले थे ना वो बहुत कम मिले थे और उनके बारे में ज्यादा उनकी कोई स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं थी और उनके बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं जानते, लेकिन पता जरूर था कि यहाँ उससे पहले भी लोग रहते थे क्योंकि उनके अवशेष मिले। तो ज्यादातर इसको जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही नाम से क्योंकि वो ज्यादा फेमस है तो उससे नाम जुड़ जाता है। तो ये सिविलाइजेशन टाइप ब्रोंज सिविलाइजेशन है और हड़प्पन सिविलाइजेशन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटका सकता है कि कॉपर सिविलाइजेशन थी, ठीक है, या फिर ताम्र सिविलाइजेशन थी या फिर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। ये कालीबंगा ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। आगे हम दूसरी सिविलाइजेशन पर पढ़ेंगे जैसे अहार सिविलाइजेशन, तो वो कॉपर एज सिविलाइजेशन में आएगा पर ये ब्रोंज एज में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिमेन्स प्री हड़प्पन मिलते हैं, हड़प्पन मिलते हैं और पोस्ट हड़प्पन, तीनों टाइम पीरियड में मिल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा सिटी आई भी नहीं थी, उससे पहले से थी और हड़प्पा सिटी आके चली गई, बर्बाद हो गई, उसके बाद भी कालीबंगा टिकी रही। तो यहाँ पे तीनों टाइम पीरियड के मिलते हैं। नेम इसका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे खूब सारी ब्लैक बैंगल्स मिली थी, काली चूड़ियां मिली थी खूब सारी डिगिंग के दौरान, इसलिए इसका नेम ऐसा है। स्टेटस, इंडिया सेकेंड आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंड नंबर की ये साइट है ना, और थर्ड लार्जेस्ट है। जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स है ना उनमें से थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे पहले कौन सी है? सबसे बड़ी है राखीगढ़ी हरियाणा की। फिर दूसरे नंबर पे आती है ढोलावीरा, यहाँ पे डैम्स तक बना रखे हैं उन लोगों ने, यहाँ पे डैम्स भी हैं। अब सोच लो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थे, डैम्स बना रखे हैं उन लोगों ने यार। मतलब लोगों को उस वक्त हाथ धोने की सुध नहीं थी जिस वक्त इन लोगों ने डैम्स बना दिए थे। क्या टेक्नोलॉजी रही होगी इन लोगों के पास। ढोलावीरा। और थर्ड नंबर पे आ जाती है अपनी प्यारी कालीबंगा, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। ये इतनी खास थी कि इसको थर्ड कैपिटल तक घोषित कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खास चीजें मिलती हैं अपन को, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं कुछ जिनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के अलावा और भी कई चीजें, जैसे तो यहाँ पे फोर्ट मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया ना सिटाडेल था, ये सिटी है, ये अपर टाउन है और ये लोअर टाउन है। ये है लोअर टाउन, ये है अपर टाउन, और अपर टाउन को बोलते हैं सिटाडेल। अब इस सिटाडेल के चारों तरफ है ना फोर्टिफिकेशन कर रखा था इन लोगों ने, ऐसे फोर्टिफिकेशन, तो इसलिए इसको दुर्ग भी बुलाते थे। तो यहाँ पे एंट्री गेट्स होते थे, जिसके पास सील होती थी उसी को अंदर एंट्री मिलती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बिल्डिंग का। और फिर एक दूसरा ये यहाँ पे भी कर रखा था, बाहर मेन सिटी के भी बाहर कर रखा था एक, ठीक है। तो ऐसे फोर्टिफिकेशन कर रखे थे, तो इसलिए यहाँ पे फोर्ट भी पाए जाते। फिर उसके बाद में कॉपर के टूल्स मिले यहाँ पे और फिगरिंग्स मिले, कुछ छोटे छोटे स्टैचूज, वेट मेजरमेंट की चीज मिली, ठीक है। वेट मेजरमेंट की चीज, स्केल्स जो होती है वो मिली। मेसोपोटामिया की सिलिंड्रिकल सील मिली। मेसोपोटामिया क्या है? जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है वैसे एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये ईरान में पाई जाती है, ठीक है। ईरान में भी जब इन्होंने एक्सकेवेशन किया तो वहां पे उनको बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता मिली जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी थी, और वहां से यहाँ पे ट्रेड भी हुआ करता था आपस में। ये लोग धातुओं की, आइवरी की, कॉटन की ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो ये आपस में सील्स भी एक्सचेंज करते थे। इसलिए कालीबंगा में मेसोपोटामिया की सील मिलने का प्रूफ ये है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर कालीबंगा के बीच में ट्रेड हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पे एक दूसरे के सील्स मिले। सील मिलने का मतलब ये समझ लीजिए एक दूसरे के इलाके के सिक्के मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में ट्रेड हुआ करता था। इसके बाद में डेकोरेटेड ब्रिक फ्लोर्स मिले हैं कि भाई ब्रिक्स मिली है और ब्रिक्स भी डेकोरेटेड मिली है, नॉर्मल ब्रिक्स नहीं मिली, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है और उनके फ्लोर बने हुए। कॉपर टॉय का एक बुल मिला है ना, सांड का एक कॉपर का बना हुआ सांड का एक छोटा सा खिलौना मिला है, ठीक है ना। प्लोड फील्ड्स मिले हैं, जुते हुए खेत सदर्न पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड वाले। एविडेंस ऑफ 2 क्रॉप्स इन 1 फील्ड, डबल क्रॉपिंग होती थी मैंने आपको बताया, तो एक साथ 2 क्रॉप्स उगाए जाते थे। वुडन ड्रेनेज मिला है, ठीक है। जो घर है ना, घर हाउसेस जो मिले हैं, और दूसरी है स्ट्रीट्स,
स्ट्रीट्स। अब हर घर जो है वो स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है। स्ट्रीट घरों के अंदर जो ड्रेनेज है वो तो वुडन ड्रेनेज है, जो नालियां बनी हुई है घरों के अंदर वो बनी हुई है वुडन, ठीक है। और स्ट्रीट्स पे जो बनी हुई है वो बनी हुई है ब्रिक्स की। और ब्रिक्स यहां पे खास चीज क्या है, यहां पे ब्रिक्स जो थी ना वो बेक्ड ब्रिक्स दो टाइप की मिलती है यहां पे। हड़प्पा की बाकी सिविलाइजेशन में तो ब्रिक्स जो मिलती हैं वो मिल जाती हैं हमारे को बेक्ड ब्रिक्स, लेकिन यहां पे दो प्रकार की ब्रिक्स मिलती हैं। एक तो सन ड्राइड ब्रिक्स कि भाई सूरज की धूप में सुखाई हुई, ठीक है। और दूसरी जो मिलती है वो मिलती है बेक्ड ब्रिक्स कि ईंट की भट्टी में सेकी हुई, ठीक है। तो जो ड्रेनेज था ना, नालियां जो थी, नालियों के अंदर स्ट्रीट वाली जो नालियां थी उनके अंदर बेक्ड ब्रिक्स यूज करी गई थी, बेक्ड ब्रिक्स। और जो नॉर्मल घर बनाए गए थे उनके अंदर सूरज के अंदर सुखाई हुई जो ब्रिक्स थी, सन ड्राइड ब्रिक्स, ये यूज करी गई थी। ये अंतर है, ठीक है। घर बनाने में और बाकी सारे कामों में सन ड्राइड ब्रिक्स यूज करी थी। स्ट्रीट्स की जो नालियां थी और जो कुएं बनाए गए थे, जहां जहां पे पानी का काम हो रहा है वहां पे बेक्ड ब्रिक्स यूज करी गई थी। और घरों के अंदर की जो नालियां थी उनके अंदर वुडन ड्रेन्स यूज करी गई थी, लकड़ी की नालियां बनाई गई थी। ऐसे याद रखना है। और क्या क्या मिलता है, स्वास्तिका का सिंबल मिलता है, एक फुट ऑपरेटेड मिल मिलती है, ठीक है। पीसने की मशीन थी, चक्की पीसने की मशीन, फुट ऑपरेटेड। एक रेजर भी मिलती है, रेजर शेविंग करने वाली, रैप्ड इन ए कॉटन क्लॉथ, है ना, कॉटन की क्लॉथ के अंदर रैप्ड ये मिलती है। क्ले की स्केल मिलती है, कैमल की बोन्स मिलती है, ठीक है। ऊंट की हड्डियां मिली थी यहाँ पे। भाई कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ ऊंट की हड्डियां नहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी, ठीक है। सिलेंड्रिकल ओवन मिलता है यहाँ पे, एक तंदूर जिसमें सेकते थे ना रोटी, वैसे सिलेंड्रिकल ओवन मिलता है। फिर राउंड वेल्स मिलते हैं, गोल कुएं, ड्रेन्स मिलते हैं, हाउस रिमेन्स एंड रेजिडेंस ऑफ वेल्दी पीपल, ठीक है। अमीर लोगों के रेजिडेंसेस मिलते हैं, ऐसे घर मिलते हैं जिनको देख के पता लग रहा था पक्का ये वाला घर अमीर आदमी का घर था, ठीक है। साइज से, कमरों से, हाइट से पता लग जाता है कि ये किसी बड़े आदमी का घर था, ये छोटे आदमी का घर था, ठीक है। अब कालीबंगा के अंदर माउंट्स मिलते हैं। माउंट क्या होते हैं, टीले टाइप के होते हैं, डेड माउंट, ठीक है। तो माउंट जो होते हैं जिसमें जो डेड बॉडीज को भी रखा जाता है, तो वो तीन मिलते हैं। पहला वाला जो मिलता है वो वेस्ट में मिलता है, छोटा था। दूसरा वाला मिडिल में मिलता है, वो लार्ज था। और तीसरा वाला ईस्ट में मिलता है, वो स्मॉल था। तो आपको ये पूछा जा सकता है कालीबंगा में जो माउंट्स मिलते हैं वो छोटा वाला कहां मिलता है, मिडिल में जो बड़ा था या छोटा था। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि लार्ज वाला किधर मिलता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या मिडिल में। तो लार्ज वाला मिडिल में मिलता है, कालीबंगा माउंट 2। आगे चलता है, एग्रीकल्चर एंड टाउन प्लानिंग, एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड। क्रॉप्स जो थी कौन कौन सी यूज होती थी, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड और कॉटन, ये 5 क्रॉप्स उगाई जाती थी। वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड्स थी, है ना, ऐसे बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड। इस तरीके से बिल्कुल। और यहां पे घर बनाए गए थे। अब इन रोड्स के बीच में से अंदर से नालियां जा रही थी, यूं यूं नालियां जा रही है और ये ढकी हुई है सारी नालियां, ठीक है। ये जो नालियां हैं ये सारी की सारी ढकी हुई हैं और यहां पे घर हैं, ये घर हैं। इस तरीके से घर है। तो सारी जो सड़कें हैं वो राइट एंगल पे डिवाइडेड हो रही हैं, ये घर हैं। और ये जो सड़कें जो हैं इनकी भी चौड़ाई फिक्स थी, ऐसे नहीं कहीं पे कितने मीटर की चौड़ाई लगा दी और घर वालों ने आगे जाके कब्जा कर लिया, जैसे हम यहाँ अपनी सिटीज में देखते रहते हैं कि भाई हमने तो गार्डन आगे तक बढ़ा दिया और सड़क पे कब्जा कर लिया। ऐसी बेवकूफियां वहां नहीं होती थी। वहां पे रोड जो थी 5 to 5.5 मीटर वाइड थी और फिक्स थी, कोई घर वाला कब्जा नहीं करता था वहां पे रोड पे। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, सारी रोड्स आपस में 90 डिग्री पे थी और रोड के साइड में ड्रेन्स थे और रोड के नीचे से ड्रेनेज सिस्टम जा रहा था पूरी सिटी का, जो रोड के नीचे से जा रहा था। और रोड के ऊपर ऐसे मैन होल्स बने हुए थे, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर में, जिनको हटा के नीचे जाके साफ सफाई करी जा सकती है।
ठीक है। इसके बाद में देखते हैं फायर ऑल्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पे हवन कुंड मिले थे। तो हवन कुंड मिले तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि भाई वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते रहे होंगे, थोड़ा हो सकता है आग जला के जादू टोना इस टाइप की चीजों में भी वो पार्टिसिपेट करते रहे होंगे। तो फायर ऑल्टर मिलते हैं टोटल 8, जिनमें से 7 जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे मिले थे और एक अलग प्लेटफॉर्म पे मिला था। सिलेंड्रिकल सील मिलती है, ठीक है, मेसोपोटामिया की जैसी ही सिलेंड्रिकल सील यहाँ पे भी मिलती है। हिस्टोरिकल व्यू ये है कि जो दशरथ शर्मा जी जो एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, तो इनका व्यू ये था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद में अगर किसी को थर्ड कैपिटल कहा जाए, क्योंकि फर्स्ट कैपिटल तो हड़प्पा हो गई, सेकंड कैपिटल हो गई मोहनजोदाड़ो, तो थर्ड कैपिटल का दर्जा दिया जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कालीबंगा को। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इन दोनों के बाद में थर्ड नंबर पे जो कैपिटल आएगी वो आएगी अपनी प्यारी कालीबंगा। ये दशरथ शर्मा जी ने बोला था। अब इनका नाम याद रखना है आपको, दशरथ शर्मा। स्क्रिप्ट जो थी वो इंडस स्क्रिप्ट ही थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज करी गई थी वही स्क्रिप्ट थी, और इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसे बोस्ट्रोफिडोन टेक्निक बोला जाता है, ठीक है, बोस्ट्रोफिडोन टेक्निक बोला जाता है, जिसमें जैसे हम तो भाई कैसे लिखते हैं, अपन तो ऐसे लिखते हैं, ये यूं लिख दिया, ठीक है, अपना पेज भर गया। लेकिन ये लोग कैसे लिखते थे, ये अगर इनकी शीट है ना तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसे ऐसे करके लिखते थे। अपन तो यूं सीधे सीधे लिखते हैं, ये इस तरीके से यूं यूं लिखते थे, ठीक है। तो इसे बोस्ट्रोफिडोन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और जो इनकी जो स्क्रिप्ट थी ना उसमें अपनी तरह लेटर्स नहीं थे, उसमें अलग अलग पेंटिंग्स को यूज किया जाता था, पिक्चर्स को यूज किया जाता था, जैसे चिड़ी बना दी, ठीक है, फिर इंसान बना दिया, फिर ट्रायंगल बना दिया, फिर स्क्वायर ये बना दिया, फिर ऐसे कुछ बना दिया। तो इस टाइप की इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। तो वो आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। ये भी एक देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी चीजें हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इवन अभी रिसेंटली तमिलनाडु के सीएम जो हैं स्टालिन, उन्होंने 1 मिलियन का प्राइज भी रखा है इसके ऊपर कि जो भी इसको क्रैक कर देगा उसको 1 मिलियन का अवार्ड मिलेगा, इसको जो क्रैक इनकी जो स्क्रिप्ट को जो डिसाइफर करेगा। फिर लेकिन अभी तक कोई नहीं कर पाया। देखिए इसके आगे चलते हैं। पॉटरी की अगर बात करें तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉटरी को ही रेड एंड ब्लैक वेयर बोला जाता है, रेड एंड ब्लैक वेयर। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स पे आप जाओगे ना तो आपको रेड और ब्लैक वेयर ही मिलेंगे। ज्यादातर मेजॉरिटी में जो मिलेंगे काले कलर के मिलेंगे मटके, और उन पे रेड कलर से डिजाइन बनाई गई होगी। कुछ रेड कलर के मटके होंगे जिन पे काले कलर से डिजाइन बनाई गई। तो रेड और ब्लैक कलर का ही मिक्सचर मिलता था मेजॉरिटी में। तो इसलिए रेड कलर के मिलते थे जिसमें ब्लैक और व्हाइट से लाइन बनाई गई होती थी, डेकोरेशन कराया गया होता था, जैसे कि फ्लावर्स बना दिए, लीव्स बना दिए, फिश बना दिए, टर्टल बना दिए, है ना, डक बना दिए, डियर बना दिए। तो ये अलग अलग चीजें उनके ऊपर बना के उनको डेकोरेट करा जाता था। लेकिन मेजरली इनको क्या बोला था, रेड एंड ब्लैक वेयर, ये इनको बोला जाता था। उसके अलावा क्या मिलता है, ट्विन फुटेड बुल फिगर मिलते हैं, ठीक है, बुल के फिगर मिलते हैं ट्विन फुटेड, 2 पैरों वाले। टाइगर की इमेज मिलती है 4 सील, 4 सील्स पे टाइगर की इमेज मिलती है, ठीक है। उसके अलावा एक बच्चे की स्कल मिला था, एक बच्चे का स्कल मिला था जिसके ऊपर 6 होल हो रखे थे। तो इससे अब पता क्या चला कि भाई 6 छेद कैसे हो रखे हैं उस बच्चे के स्कल में। इससे पता चला कि वहां के लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी एडवांस थे, वो जरूर उसके ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन कर रहे होंगे, और वो ऑपरेशन करते वक्त उनको उसकी स्कल में छेद करना पड़ा होगा। तो किसी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने ऐसे किया होगा। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि चाइल्ड के स्कल में 6 छेद मिले, जिसका मतलब वो सर्जरी कर रहे थे। मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी भी उन्होंने थोड़ी बहुत अपने लेवल पे जो दिमाग जो डेवलप कर रखा है वो कर रखा था। कंस्ट्रक्शन टेक्निक की अगर बात करें तो ब्रिक्स जो थी वो 2 प्रकार की होती थी, ये अपन देख चुके हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। ब्रिक्स जो थी वो यहां पे मेजॉरिटी जो थी 90% ब्रिक्स थी वो थी सन ड्राइड ब्रिक्स, कच्ची ईंटें,
ठीक है, वो बिल्डिंग्स के लिए यूज करी जाती थी, बिल्डिंग्स के लिए। तो सन ड्राइड ब्रिक्स, ये किसके लिए? बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। ठीक है, दूसरी प्रकार की होती है बेक्ड ब्रिक्स, और ये किस लिए यूज करी जाती थी? ये यूज करी जाती थी ड्रेनेज के लिए और वेल्स के लिए, कुओं के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बेक्ड ब्रिक्स यूज नहीं करी जाती थी और सन ड्राइड ब्रिक्स यूज करी जाती थी, इसलिए इसको पुअर सेटलमेंट भी बोला जाता है कि ये गरीबों की बस्ती है, क्योंकि यहाँ पे ईंट की पक्की ईंट यूज नहीं करते, कच्ची ईंट यूज करते हैं, इसलिए इनको गरीबों की बस्ती भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी जो जितनी भी साइट्स हैं उनमें से पर्टिकुलर ऐसी कौन सी साइट है जिसको पुअर सेटलमेंट बोला जाता है, दीनहीन बस्ती बोला जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा कालीबंगा। ठीक है, तो बेक्ड ब्रिक्स जो थी, इसके अलावा सन ड्राइड के अलावा बेक्ड ब्रिक्स वो ड्रेन्स में और वेल्स में यूज करी जाती थी। ठीक है, फ्लोर को था वो स्मूथ कर दिया जाता था क्ले की मदद से, फ्लोर बना दिया और फिर उसके ऊपर क्ले रगड़ दिया जाता था। ठीक है, और उससे उसकी स्मूथनिंग हो जाती थी। रूफ मेड ऑफ वुडन बीम, तो वुडन बीम जो होते थे वो वुडन होते थे यहाँ पे, और उसके ऊपर क्ले की कोटिंग कर दी जाती थी। रूफ के ऊपर छतों को वुडन बीम से बनाया जाता था और क्ले की कोटिंग कर दी जाती थी। फिर आती है पिंक पॉटरी। अब यहां पे क्या होता है, सोथी नाम की एक जगह थी, ठीक है, सोथी, ये आज के तारीख में बीकानेर में है, बीकानेर में, ठीक है, सोथी बीकानेर। यहां पे है ना खूब सारी इनको पिंक कलर की पॉटरी मिली थी। ठीक है, और वो सारी प्री हड़प्पन थी, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनकी जब पिंक कलर की जो पॉटरी मिली, इनकी जब कार्बन डेटिंग करी तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले की थी। तो इसको सोथी पॉटरी बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हड़प्पन वाली तो मैंने बता दिया रेड एंड ब्लैक पॉटरी होती है। ठीक है, तो सोथी पॉटरी इसको अलग नाम दिया गया, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी नहीं, ये उससे पहले की थी, तो इसको नाम दिया गया सोथी पॉटरी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष जी द्वारा नाम दिया गया इसको सोथी पॉटरी। और इसको सोथी को ओरिजिन माना जाता है एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कालीबंगा है, कालीबंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट थी, लेकिन इससे पहले प्री हड़प्पन में भी तो कालीबंगा पाई जाती थी, और कालीबंगा प्री हड़प्पन में जो पाई जाती थी वहां पे जो पोट्री मिलती है, जो वहां पे मटके वटके मिलते हैं वो पिंक कलर के मिलते हैं। जो लोकेशन थी वो क्या थी? सोथी। तो सोथी हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट रहा हो पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये उससे पहले से है, प्री हड़प्पन है। फिर इसके बाद अब आगे जाते हैं तब आता है हड़प्पन फेज। तो इसीलिए सोथी सिविलाइजेशन को, सोथी रीजन को, इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का अमलानंद घोष जी द्वारा कालीबंगा फर्स्ट भी बोला जाता है, और पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है सोथी को। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट साइट जो कालीबंगा की है वो है सावणिया और पुगल। ठीक है, सावणिया और पुगल इसकी दो इंपॉर्टेंट साइट है। सिमिलर रिमेन्स टू प्री हड़प्पन फ्रॉम कोट दीजी इन पाकिस्तान। ठीक है, इस कालीबंगा के जैसे ही कुछ रिमेन्स, कालीबंगा के ही कुछ रिमेन्स जो है प्री हड़प्पन टाइम के कोट दीजी नाम की जगह पाकिस्तान में, कोट दीजी एक सेटलमेंट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही सेटलमेंट है जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहां पे भी मिले थे। तो सोथी पॉटरी जैसी ही पॉटरी कोट दीजी में मिली थी, तो पता लगता है कि यहां से वहां पे ट्रेड रही होगी, इसलिए यहां की पॉटरी वहां गई होगी। ठीक है, तो कालीबंगा की ट्रेड वहां तक होती थी। इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड डिफेंसेस की बात करें तो ब्यूरल प्रैक्टिसेस, तीन अलग अलग टाइप की ब्यूरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे देखेगी कि भाई मरणोपरांत जो बॉडी है उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो पहली तो थी फुल ब्यूरल, ठीक है, पूरा का पूरा जमीन के अंदर गाड़ दिया। सेकंड होता है पार्शियल ब्यूरियल, ठीक है, आधा जमीन के अंदर गाड़ दिया, मतलब ये समझ लो कुछ भी ऐसे कर दिया, ये सर के ऊपर छोड़ दिया और नीचे की बॉडी को गाड़ दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, और फिर थर्ड आता था क्रीमेशन, दाह संस्कार, की बॉडी को अग्नि को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हो गए। और एविडेंस मिले हैं कपल ब्यूरल के भी, कि पति पत्नी को साथ में भी डाला जाता था। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को साथ में बरी किया गया था। इसका मतलब ये क्या है, ये शायद शादी के बाद भी पति पत्नी के रिश्ते को मानते रहे होंगे, शायद हो सकता है,
है ना। और ये भी प्रूफ नहीं है कि वो पति पत्नी रहे हो सकता है भाई बहन रहे हो सकता है माँ बेटे रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कपल ब्यूरल भी यहाँ पे मिलता है। अब डिफेंस की बात करें तो डबल फोर्टिफिकेशन यहाँ पे था, दो फोर्टिफिकेशन थे, एक ही दीवार नहीं बनाई थी फोर्टिफाई करने के लिए, डबल फोर्टिफिकेशन यहाँ पे थे, ठीक है। और उसके अलावा अर्थक्वेक के एविडेंस मिलते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ घर मिले होंगे, ठीक है, जिन पे दरारें वरारें आ रही होंगी, तो उससे पता लगता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक भी आया होगा। और जो प्री हड़प्पन साइट थी, जब ये हड़प्पा से पहले ये जो यहाँ पे लोग रहते थे, तो वो अर्थक्वेक आया होगा, उसमें काफी लोग मर गए होंगे, मेजोरिटी लोग मर गए होंगे हो सकता है अर्थक्वेक में, और जिसके कारण वो पूरी सभ्यता ही कोलैप्स कर गई। और फिर उसके बाद में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन राइज करती है, तो उसके बाद यहाँ पे भी कुछ लोग आके बस्ती बसा लेते हैं, और फिर ये वापस हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हो जाती है। तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी यहाँ पे, प्री हड़प्पन फेज में एक अर्थक्वेक आया था, और इससे माना जाता है, ये अंदाजा लगाया गया है कि शायद जो प्री हड़प्पन फेज के जो लोग थे ना, उनका अंत उस अर्थक्वेक के कारण ही हुआ होगा, ठीक है। अब प्रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने 1985 और 86 में प्रिजर्वेशन के लिए एक म्यूजियम भी बना दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1985-86 में आर्टिफैक्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए एक म्यूजियम बना दिया गया है। अब यहां से शुरू हो जाती है हमारी अहार सिविलाइजेशन। लोकेशन देखते हैं सबसे पहले अहार सिविलाइजेशन की। ये बेड़ाच रिवर पे पाई जाती है, उदयपुर में, ठीक है। और इसको बनास सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो बेड़ाच रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ बनास, ठीक है। तो इसलिए इसको बनास सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बनास के वैली में ही पाई जाती है, बनास सभ्यता के आसपास पाई जाती है, डेवलप्ड अराउंड बनास रिवर। तो ये अहाड़ सिविलाइजेशन को क्या क्या कहेंगे? बेड़ाच रिवर के पास पाई जाती है, और बनास सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसको चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन कहते हैं, ताम्र पाषाण कालीन, क्योंकि ये कॉपर एज सिविलाइजेशन है। अभी हमने देखा कालीबंगा, वो कौन सी सिविलाइजेशन थी? कालीबंगा थी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, और ये अहाड़ सिविलाइजेशन जो है ये कॉपर एज सिविलाइजेशन है, ठीक है। यहां पे खूब सारी कॉपर मिली थी, इसलिए इसको कॉपर एज सिविलाइजेशन भी बोलने लग गए। और ये एक रूरल सिविलाइजेशन है, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता है। वैसे हाईली अर्बनाइज नहीं, कालीबंगा की तरह यहाँ पे सिटीज वैसी नहीं मिलती है, जैसे कालीबंगा में सिटैडल, लोअर टाउन, डेवलप्ड मिलता है ना, वैसी सिटीज यहाँ पे नहीं मिलती, इसलिए इसको रूरल सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एज जो है वो मानी जाती है लगभग 4000 ईयर ओल्ड। रिच पीरियड, इसमें जो रिच पीरियड रहा था 1900 BC टू 1200 BC पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, ये इसका रिच पीरियड माना गया है कि इस वक्त यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट रहा होगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अक्षय कीर्ति व्यास इन 1953। अक्षय कीर्ति व्यास, ए के व्यास जी द्वारा इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। फिर उसके बाद में RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसको बाद में 1956 में वापस एक बार रीडिस्कवर किया गया, और फिर अंडर HD साखड़िया इसको डिस्कवर किया गया 1961-62 में। इन्होंने अलग अलग चीजें इसमें डिस्कवर करी कि भाई उन्होंने पहले बता दिया कोई साइट है, फिर उन्होंने और अच्छा थोड़ा एक्सकवेशन के बाद फर्दर डिस्कवरी हुई कि नई चीजें पता लगी कुछ, फिर फर्दर एक्सकवेशन के बाद और नई चीजें पता लगी। तो इस प्रकार से इसमें आता है। एक्सकवेशन की अगर बात करें कि भाई क्या क्या मिला, तो यहाँ पे 8 सेटलमेंट लेवल मिलते हैं, 8 अलग अलग लेवल पे सेटलमेंट मिलते हैं। 2 कॉपर एक्सेस मिलती हैं, कॉपर की खुलाड़ियां, ठीक है, 4th लेवल से मिलती है ये। एंशिएंट नेम इसका ताम्रवती नगरी था, ताम्र मतलब कॉपर, तो ताम्रवती नगरी हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या था? ताम्रवती नगरी। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉपर बहुत मिलता है और ये कॉपर एज की थी, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी हो गया। एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में, हमारे जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है ना ऋग्वेद वगैरह, उनमें इसके अलावा इसके कुछ और नाम भी हैं। 10th और 11th सेंचुरी की अगर बात करें तो इसका नाम आघातपुर या फिर आघात दुर्ग था। 10th और 11th सेंचुरी में इसका नाम आघातपुर और आघात दुर्ग था। उससे पहले इसका नाम ताम्रवती था, और इसके अलावा वहां के लोकल लोग जो थे, लोकल एरिया में इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अहाड़ सिविलाइजेशन या बनास सिविलाइजेशन की क्या क्या नाम है? ताम्रवती, धूलकोट लोकल एरिया में बुलाते हैं। 11th और 10th सेंचुरी की अगर बात करें तो आहात दुर्ग और आहातपुर इनका नाम था। एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में इसको ताम्रवती बुलाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाँ, इसके अलावा एक गोंगट भाव कुंड भी मिलता है इस पे, ठीक है। कुंड मतलब कुंड अपन को पता है, हिंदी में अपन पढ़ते हैं, एक स्विमिंग पूल जैसा होता है जहां पे रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ करी जाती है, तो उसे कुंड कुंड बोलते हैं। तो वाटर बॉडी है ये, बेसिकली वाटर की बॉडी है, मैन मेड, ठीक है, जिसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एज होली पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान की तरह इसको यूज किया जाता था गंगोद भाव कुंड को, गंगोद भाव कुंड। याद रखना ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगोद भाव कुंड। ब्रिक्स जो है यहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक्स यूज करी जाती थी। राजस्थान में ज्यादातर जो लोकेशन है वहां पे सन ड्राइड ब्रिक्स यूज करी जाती है, बेक्ड ब्रिक्स यूज नहीं करते, करते भी हैं तो कम लेवल पे यूज करते हैं, मेजोरिटी में ये करते हैं। स्टोन्स के हाउसेस बनाए जाते थे और सन ड्राइड ब्रिक्स के हाउसेस बनाए जाते थे। रूफ जो थी वो बैम्बू से कवर कर दी जाती थी और फिर उस पर क्ले का लेप लगा दिया जाता था, बैम्बू से कवर करके क्ले का लेप लगा दिया जाता था। ड्रेन्स जो थे वो भी बनाए गए थे यहाँ पे वेस्ट वाटर के लिए, तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल था। इसके अलावा मल्टीपल हर्ट्स मिलते हैं। हर्ट्स क्या होते हैं? ये होते हैं चूल्हा मान लो, ठीक है, या फिर जो आग जलाने की जगह होती है ना उसको भी हर्ट बोलते हैं। चिमनी जो होती है ना, जहां पे आग जला रखी होती है घर कमरे के अंदर, चिमनी, उसको भी हर्ट ही बोलते हैं। बाकी यहाँ पे चूल्हा, ठीक है। तो ये मल्टीपल हर्ट पाए गए थे एक ही घर के अंदर, जिससे ये जॉइंट फैमिली का भी सिस्टम पता लगता है कि भाई वहां पे खूब सारे लोग रहे होंगे, इसीलिए मल्टीपल हर्ट की जरूरत पड़ी होगी। अब ये भी एक थोड़ी मतलब पता नहीं ये ऐसी क्यों बोले गया, बल्कि अपने गांव में तो अपन जाके देखते हैं कि जब तक चूल्हा अलग नहीं होता तब तक ही उसे जॉइंट फैमिली मानी जाती है। जॉइंट फैमिली का मतलब ही ये है कि खाना एक जगह बढ़ता है इनका, तो जब मल्टीपल चूल्हे हो गए तो उसे तो जॉइंट फैमिली मानते ही नहीं थे। तो पता नहीं, शायद ये काफ़ी अर्बनाइज्ड एटमॉस्फेयर में रहे होंगे जिन लोगों ने इनका जो नामकरण किया है, इनको समझाया है, और जिन लोगों ने इसको डिस्कवरी करने के बाद इस तरीके की जो एक्सप्लेनेशन दी है वो जरूर अर्बन एटमॉस्फेयर में पले बड़े होंगे। बल्कि गांव में तो जब तक एक घर में सब लोग रहते हैं तो चूल्हा भी एक ही होता है, तभी उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। तो जॉइंट फैमिली का प्रूफ ये लोग देते हैं, मल्टीपल हर्ट्स, मल्टीपल चूल्हे मिल गए, ठीक है ना। पॉटरी की अगर बात करें तो मोस्ट अबंडेंट पॉटरी यहाँ पे जो मिलती थी वो रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिलती थी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेड एंड ब्लैक वेयर कल्चर सेंटर था यहाँ पे। इसके अलावा बाद में रेड, ब्राउन, ब्लैक के क्ले वेसल मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग कलर के, ठीक है। और स्टोरेज पॉट जो थे ना, जिनके अंदर सामान रखा जाता था, गेहूं रख दिए, अनाज रख दिया, कोई भी चीज रख दी, उसको घोरे बोलते थे। ये क्या बोलते थे? घोरे, घोरे। और बंकोत इन लोकल लैंग्वेज, या तो घोरे या बंकोत बोलते थे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, स्टोरेज पॉटरी को स्पेशली। इसके अलावा आर्टिफैक्ट्स कुछ स्पेशल जो मिलते हैं वो मिलते हैं 6 ग्रीक कॉपर कॉइन्स। अब देखिए ग्रीक कॉपर कॉइन्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ग्रीक सिविलाइजेशन है और ये पूरा यूरोप है, इसके बाद यहां पे ये जो इंडिया है, यहां पे आहड़ सिविलाइजेशन है, इनके बीच में ट्रेड चलता था। इसका यही मतलब है। अगर इनके बीच में डायरेक्ट भी नहीं चलता था तो हो सकता है ये कोई सेंटर रहे हो यहाँ पे आपस में, इनका यहां से हुआ होगा ट्रेड और फिर यहां का यहां से हुआ होगा और फिर इनका आहड़ से हुआ होगा। तो दो ही तरीके हो सकते हैं ग्रीक कॉइन्स के यहां तक आने के, कि या तो यहां से मल्टीपल पॉइंट्स तक आए हो या फिर डायरेक्ट आहड़ से इनकी ट्रेड चलती हो, ठीक है। तो 6 ग्रीक कॉइन मिले, 3 सील मिली और लेपिस लेजुली मिली। लेपिस लेजुली क्या होता है? ब्लू कलर का एक स्टोन होता है, जैसे अलग अलग स्टोन होते हैं ना, पुखराज और पन्ना, वैसे ब्लू कलर का एक स्टोन होता है लेपिस लेजुली, ठीक है। इसके अलावा कॉपर की एक्स मिली, भाई कॉपर की मिलेगी, है ना। रिंग मिली, बैंगल्स मिली, चूड़ियां, आर्टिफैक्ट्स मिले और शीट्स मिली। क्ले और स्टोन के बीड्स मिले। बीड्स होते हैं ज्वेलरी के, मतलब जैसे ये एक वो है नेकलेस है, तो इसमें ये बीड्स बने हुए होते हैं ना, जिसको महिलाएं ऐसे पहनती है, तो ये बीड्स को बोलते हैं। क्ले और स्टोन की बीड्स मिले, ज्वेलरीज मिलती है,
एनिमल और बर्ड शेप के क्ले के टॉयज मिलते हैं बच्चों के खेलने के। स्टैंप इंडिकेटिंग एडवांस डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ऐसे स्टैंप मिले हैं जिनको कपड़ों पे लगाकर डाई करके उन पे अलग अलग डिजाइन बनाई जा सकती हो कपड़ों पे। तो मैंने पहले ही बताया था ये मोस्टली लोग ऐसे सिविलाइजेशन फैशन के मामले में बहुत आगे रहते थे, तो स्टैंप मिले थे जिनसे पता लगता था कि डाइंग वगैरह बहुत करा करते थे ये कपड़ों की। तो डाइंग सिविलाइजेशन डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप थी। अब पूछे कि डाइंग प्रिंटिंग के प्रूफ कहाँ मिले, तो भाई आहार सिविलाइजेशन में डाइंग प्रिंटिंग पे प्रूफ मिले कि डाई करते थे वो कपड़ों को, ठीक है। एक हैंडललेस वाटर वेसल मिला है ईरानियन स्टाइल का, ठीक है, मतलब एक ऐसा जग मिला है जिससे पानी आप डाल सकते हो, पर जैसे इनमें हैंडल होता है ना तो उसमें हैंडल नहीं है, ऐसा नॉर्मल है। ईरान में मिलते हैं इस स्टाइल के, तो हो सकता है ईरान से यहाँ पे आया हो या फिर यहीं का लोकल रहा हो, ये भी हो सकता है। कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेस मिलेंगे, भाई कॉपर यहाँ पे मिलेगी। आप सोचो ये ताम्र नगरी है, यहाँ पे कॉपर की स्मेल्टिंग करके एक्स बना रहे हैं, तो बिना स्मेल्टिंग फर्नेस के कॉपर से अलग अलग आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे कैसे? कॉपर स्मेल्टिंग की फर्नेस अगर नहीं होती तो अचंबा होना चाहिए था, ये तो होनी चाहिए, कॉमन सेंस है। तो कॉपर स्मेल्टिंग की फर्नेस मिली। बरीड बॉडीज विद ज्वेलरीज, अब इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि ये लोग अलग अलग मान्यताओं में विश्वास रखते थे कि जरूर मरने के बाद भी कोई ना कोई दूसरी दुनिया है जहां मरने के बाद आदमी चल जाता है, तो उसको है ना गहने वहने सब कुछ तैयार करके भेजो ताकि वहां पहुंचे तो बिल्कुल तैयार मिले। क्या पता है इसको गहने वहां काम आ जाए, या फिर हो सकता है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो। तो अलग अलग मान्यता है, इसकी के कारण जो बॉडीज को बरी किया जाता था वो ज्वेलरीज के साथ किया जाता था। कॉइन डिटेल की अगर बात करें तो वन विद ट्राइडेंट ऑन वन साइड, अपोलो। अपोलो जो है ना ग्रीक गॉड है, ग्रीक सभ्यता में ग्रीक गॉड है किसका? सन का। सूर्यदेव है ना जैसे अपने तो सूर्यदेव है, ग्रीक के अंदर अपोलो है। अपोलो विद बो एंड क्वेवर दिखाया जाता है, और अनदर ग्रीक इंस्क्रिप्शन। दूसरी तरफ कॉइन की एक तरफ तो अपोलो है बो और क्वेवर के साथ, और दूसरी तरफ जो है इंस्क्रिप्शन बने हुए हैं। बुल के फिगर मिले हैं, बुल के स्टैचूज मिले हैं जिसमें टेराकोटा का बना हुआ है। टेराकोटा क्या होता है? क्ले का एक टाइप होता है, क्ले का ही एक टाइप होता है, थोड़ा मजबूत होता है। तो टेराकोटा का बना हुआ बुल का फिगर मिला है जिसको बेनाजियन बुल बोलते हैं, ठीक है। तो बेनाजियन बुल कहां मिला है? आहार सिविलाइजेशन में मिला है बेनाजियन बुल, ठीक है। किसका बना हुआ है? टेराकोटा का बना हुआ है। अपोलो के कॉइन्स का मिले हैं? आहार सिविलाइजेशन में मिले हैं। अपोलो का कॉइन के दूसरी तरफ क्या मिला है भाई? इंस्क्रिप्शन मिला है। ग्रीक कॉइन्स कितने मिले थे? 6 ग्रीक कॉइन्स मिले थे। हैंडललेस जार कहां पे मिला था? ईरानियन स्टाइल का, आहार सिविलाइजेशन में मिला था। कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेस कहां पे मिली थी? आहार सिविलाइजेशन में मिली थी। ऐसे याद रखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें तो ट्रेड का एविडेंस मिलता है। कैसे मिलता है? वेट और मेजरमेंट मिलते हैं। जहां पे वेट और मेजरमेंट, अगर नाप तोल की मशीन मिल गई तो वहां पे जरूर है भाई कॉमर्स ही हुआ होगा, वरना वो करेंगे क्या वेट कर करके। तो एडवांस कॉमर्स यहाँ पे चलता था, एडवांस कॉमर्स चलता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर्स जो थे वो व्हीट उगाया करते थे ज्यादातर, और वर्शिप किया करते थे। वर्शिप वेसल फाउंड, पूजा करने का भी एक वेसल पाया गया है वहां पे, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शन फ्रॉम शिवा टेम्पल ऑफ मेवाड़ रूलर अलात विक्रम संवत। जो विक्रम संवत विक्रम संवत क्या होता है? जैसे अपने जो अभी ईयर चल रहा है वो एडी में चल रहा है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग तरीके से, तो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में चलते हैं। तो विक्रम संवत इतने में मेवाड़ रूलर अलाद जो था ना, उसका एक इंस्क्रिप्शन है शिव टेम्पल के अंदर मिलता है, वो उसके अंदर आहार सिविलाइजेशन का उन्होंने वर्णन कर रखा है। इसके अलावा रॉयल साइट की अगर बात करें तो क्रीमेशन ग्राउंड फॉर मेवाड़ रूलर्स, मेवाड़ के जो रूलर्स थे, आहार सिविलाइजेशन की जो जगह थी, ये जो जमीन थी यहाँ की, इसको अपने क्रीमेशन ग्राउंड की तरह यूज किया करते थे, ठीक है। तो मेवाड़ के रूलर कौन सी जगह को अपने क्रीमेशन ग्राउंड के लिए यूज किया करते थे? आहार सिविलाइजेशन को। मेवाड़ के रूलर अलग जो है उनकी विक्रम संवत
1010 में शिव टेम्पल के अंदर जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है उसमें कौन सी कॉपर सिविलाइजेशन की बात करी गई है, अहाड़ सिविलाइजेशन की बात करी गई है, या फिर अहाड़ सिविलाइजेशन का वर्णन मेवाड़ के रूरल के कौन से टेम्पल में मिला है, शिव टेम्पल में मिला है, और कौन सी, विक्रम संवत 1010। मेजर रिलेटेड साइट, इसकी 4 मेजर रिलेटेड साइट है। अहाड़ सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो है 4 मेजर साइट्स हैं जो कि अहाड़ से जुड़ी हुई हैं। जैसे देखें ये राजस्थान है अपना, है ना, ठीक है। अब अहाड़ सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में ये 4 सिविलाइजेशन ऐसी हैं जो राजस्थान के अंदर फैली हुई हैं, जो कि चारों के चारों अहाड़ सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है उससे जुड़ी हुई पूरे इंडिया में फैली हुई है ना, राजस्थान में फैली हुई है, इंडिया में फैली हुई है, इधर नॉर्थ इंडिया में फैली हुई है। उसी प्रकार से अहाड़ सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई ये 4 सिविलाइजेशन है, ओजियान, गिलुंड, भगवानपुर और रोजड़ी। ये चारों के चारों अहाड़ सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर हो जाते हैं 2। अगले जो 2 टॉपिक हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ज्ञानेश्वर और बैराट सिविलाइजेशन। थैंक यू।